नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी अनामिका जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है बहू लक्ष्मी। कहानी एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने अपने बच्चे को अपने अकेले दम पर पाल पोस के बड़ा किया है और अब वो अपने पैरों पर खड़ा है। स्त्री अपने बेटे के विवाह के सपने देखती है। उसके लिए उसने एक अच्छी सी लड़की भी खोज कर रखी है जिसे वो अपनी बहू के रूप में घर में लाना चाहती है। लेकिन लड़का इस समय विदेश में है, तो क्या उस स्त्री का सपना पूरा हो पाता है जिसे वह अपनी बहू बनाकर लाना चाहती थी? उस लड़की को अपने घर में ला पाती है? चलिए कहानी में सुनते हैं। बहू लक्ष्मी। इस घर की बहू घर में आते हुए इसी रेशमी वस्त्र पर अपने पाँव की पदछाप अंकित करते हुए यहाँ से होकर घर के मंदिर तक जाती है। आज तुम आई हो, कुछ सालों बाद तुम्हारी बहू भी आएगी। राधा जी अकेली ही रसोई में बैठी हुई थी। उनका मन विरक्त सा हो गया था और आंखें कहीं शून्य में गड़ी हुई थी। सामने स्टोव पर रखा हुआ दूध उफन कर बह रहा था, फिर भी राधा जी की उधर नजर ही नहीं थी, ध्यान ही नहीं था। उनकी गोद में अरुण का, उनके लाडले बेटे का खत पड़ा हुआ था। हमेशा तो जब भी अरुण का खत आता तो राधा जी के घर में एक अलग ही सीन दिखाई देता। पत्र मिलते ही राधा जी तुरंत ही पत्र खोल के जल्दी जल्दी पत्र पढ़ लेती। फिर वो पत्र लेके वे अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के घर में जाती। वहाँ बताती, अरे सुना क्या, आज अरुण का पत्र आया है, सुनिए तो जरा क्या कह रहा है वो। ऐसा कह के सामने वाले के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वे जोर जोर से पूरा पत्र पढ़ के सुना देती। और जब घर आती तो घर में आने के बाद में बासन मांजने वाली कमला और घर की साफ सफाई करने वाले रामू के सामने फिर से वो उस पत्र का वाचन कर लेती। इस तरह से आस पड़ोस में, घर के नौकरों के सामने, सबके सामने एक बार पत्र वाचन पूरा हो जाता। उसके बाद में राधा जी वो पत्र लेकर उनके पति दिनेश जी के फोटो के सामने जाकर बैठती और फिर बड़ी शांति से वह पत्र फिर से पढ़ के सुनाती। किन्हें? दिनेश जी को। पत्र पढ़ते हुए कितनी ही बार उनकी आंखों की कोरे भीग जाती। लाडले बेटे अरुण का चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने दिखाई देता। 7 समुंदर पार गया हुआ अपना बेटा वहाँ अकेला कैसे रहता होगा, इस विचार से वे बार बार व्याकुल हो उठती। अरुण अपने पत्र में बड़ी मज़ेदार बातें लिखा करता था। विदेश में वो कितने मज़े में है ये बताने के लिए वो बार बार कुछ न कुछ वाक्य ऐसे लिखता कि उसकी माँ को लगे कि हाँ, वो वाकई वहाँ पर बड़े मज़े में है। माँ, मेरा वज़न इतना बढ़ गया है कि जब मैं वापस आऊँगा ना, तब तू मुझे पहचानेगी भी नहीं। लेकिन ये पढ़ने के बाद भी राधा जी के मन को संतोष न होता। उन्हें लगता कि अरुण उनको बहलाने के लिए इस तरह से पत्र लिखता है। वहाँ 7 समुंदर पार उसे कौन ठीक से खाना खिलाता होगा भला। पत्र के अंत में वो हमेशा लिखा करता, माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। कब ये 2 वर्ष ख़त्म होते हैं, मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। और कब मैं वहाँ आके तुम्हारे हाथ का दाल चावल खाऊंगा, मुझे इस बात का भी इंतज़ार है माँ। कभी लिखा, माँ, मैं तुम्हें मिल नहीं पाता हूँ ना, तो रोज़ सोने से पहले मैं तुम्हारा फ़ोटो देख लेता हूँ और उसके बाद ही सोता हूँ। कभी लिखता, माँ, तुम रोज़ मेरे सपने में आती हो, मैं तुम्हारे सपने में आता हूँ क्या माँ। इसी तरह से कुछ न कुछ बहुत सी बातें अरुण अपने माँ को लिखकर भेजता। पत्र पढ़कर राधा जी की आंखें झमाझम बरसने लगती। वे सोचती, मेरा अरुण मेरी याद में दुबला हो गया होगा। हर पत्र आने के बाद में वे दोबारा हिसाब लगाने बैठती कि अब अरुण को आने में कितना समय रह गया है। ये सोचते सोचते जिस दिन अरुण परदेश जाने के लिए निकला था, वो दिन उनकी आंखों के सामने उभ आ जाता और फिर उन्हें अरुण अलग अलग रूपों में याद आता। परदेश जाते हुए चरण स्पर्श करने वाला अरुण, इंजीनियर होने के बाद में वे उसे मिठाई खिलाते हुए, स्कूल में मारपीट करके आया हुआ अरुण, अरुण का स्कूल का पहला दिन, अरुण जब चलने लगा उस समय का सीन, ऐसे कई चित्र राधा जी की आंखों के सामने नाचने लगते और वे अरुण की स्मृति में खो जाया करती।
अरुण उनके जीवन का एक आधार था। उसी के लिए मान लीजिए कि वो जी रही थी। अरुण उनके खानदान में इकलौता ही था। विवाह के बाद में राधा जी को कितने सालों तक संतान नहीं हुई। उनके खानदान में कई पीढ़ियों से एक ही लड़का होते आया था। राधा जी के पति दिनेश जी, वे भी अपने पिता के इकलौते संतान थे और उनके पिताजी, वे भी अपने पिता की इकलौती संतान ही थे। ये बात जब वे सोचती तो उनके मन में एक बात का दिलासा रहता कि उन्हें ज़्यादा बच्चे ना भी हों, लेकिन एक लड़का तो उन्हें ज़रूर होगा, क्योंकि पीढ़ियों से ऐसा चलते आ रहा है उनके घर में। लेकिन साल दर साल बीतते जा रहे थे, लेकिन राधा जी के आंगन में नन्हे पाँव की पायल नहीं बजी थी। उनके आंगन की चमेली हर साल फूलों से लद जाया करती और जैसे उन्हें लगता कि वो कितनी संतुष्ट है। लेकिन बेचारी राधा जी की गोद कई सालों तक सूनी रही। उनके सास ससुर पोता देखने की अधूरी चाह लिए ही गुजर गए। पोते को गोद में खिलाने की दोनों की ही इच्छा अधूरी रह गई थी। राधा जी दिन पर दिन निराश होते जा रही थी। उन्होंने सब कुछ तो कर लिया था, व्रत उपवास, जगह जगह की मान्यताएं, कुछ भी तो नहीं छोड़ा था। और फिर एक दिन अचानक ही जैसे चमत्कार हो गया था। भगवान ने जैसे राधा जी की पुकार सुन ली थी। विवाह के 15 वर्ष बीत जाने के बाद में उनके घर में बाल गोपाल के कदमों की आहट सुनाई दी थी। कल्पना करके ही राधा जी मन ही मन खिल गई थी। वे और दिनेश जी प्यार के हिंदोलों पे झूल रहे थे जैसे। लेकिन जैसे अचानक ही किसी की नज़र लग गई हो। दिनेश जी जिंदगी के खेल की बाजी अधूरी डाल के वहाँ से उठ गए, राधा जी को अकेला छोड़कर। राधा जी पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। खुशियों के फूल एक पल में ही मुरझा गए। नन्हे अरुण को लेकर जिंदगी का सफ़र अब उन्हें अकेले ही करना होगा। उस सफ़र में उन्होंने पग पग पर संकट और कांटों का सामना किया था। अचानक हुए उस सदमे से पहले तो राधा जी एकदम हतबल हो गई थी। फिर नन्हे अरुण का ध्यान आते ही उनके मन में आया कि वे अकेली नहीं है। अब नन्हा अरुण उनके साथ था। दिनेश जी के साथ उन्होंने अरुण के लिए जो सपने देखे थे, अब वे सारे सपने उन्हें अकेले पूरे करने थे। बेचारी राधा जी आखिर कमर कस के खड़ी हो गई। खुद का मकान था, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी। राधा जी को उनके गांव के ही कन्या स्कूल में नौकरी मिल गई। राधा जी दिन रात खट रही थी और उनके प्यार के साये में अरुण बढ़ रहा था। धीरे धीरे उसका शालेय शिक्षण पूरा हो गया और अब वो कॉलेज में जाने लगा था। रोज रात को सोने से पहले वे दिनेश जी के फोटो के पास बैठती और उनसे कहती कि मुझे ताकत दीजिए, इतने सालों से मैं अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींच रही हूँ अकेले ही, क्या मैं आगे भी इसे खींच पाऊँगी? मुझे ताकत दीजिए। और एक दिन उनका सपना पूरा हो गया। अरुण इंजीनियर हो गया था और उसने पहला स्थान प्राप्त किया था। अरुण ने आकर उनके पाँव पकड़ लिए थे और कहने लगा, माँ, मैं इंजीनियर बन गया हूँ, लेकिन ये सब कुछ, इसका सारा श्रेय तुम्ही को है। राधा जी ने साश्रु नयनों से बेटे को गले लगा लिया था और उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरती रही। आगे की पढ़ाई के लिए जब अरुण को स्कॉलरशिप मिल गई, तब राधा जी वाकई थक गई थी। उनका मन डगमगाने लगा था। अपने लाडले बेटे को इतनी दूर भेजना और यहाँ स्वयं भी अकेले रहना। राधा जी को इस बात की कल्पना भी सहन नहीं हो रही थी। सच पूछा जाए तो वे तो अब बहू का चेहरा देखने के लिए लालायित थीं। गोरी, लंबी, छरहरी, सुंदर आंखों वाली लड़की की कल्पना उन्होंने अरुण के लिए पत्नी के रूप में की थी। सोचती थी कि अरुण के लिए तो ऐसी लड़की चाहिए, वही उसके साथ में खड़ी होकर जचेगी। लेकिन अरुण को तो और आगे पढ़ना था। आखिर दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने अरुण को अपनी सम्मति दे दी। जाते हुए अरुण ने उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा था, माँ, तुम यहाँ अकेली हो, इस बात को मैं कभी भूलूंगा नहीं और जल्दी से जल्दी वापस आऊँगा। अरुण के जाने के बाद पूरे 24 घंटे राधा जी की आंखों से पानी नहीं रुका था। वे पूरे समय दिनेश जी के फोटो के सामने बैठकर रोती रही थी।
अब आने वाले 2 सालों तक अरुण दिखेगा नहीं उन्हें। यह सोच सोच कर उनका गला भर भर आता था और आंखें दोबारा से झरने लगती। दिन बीतते जा रहे थे। अरुण के हर सप्ताह में एक पत्र जरूर आया करता। वो वहाँ मजे में था। इधर राधा जीजी को तो अपना समय बिताने के लिए अरुण के पत्रों को बार बार पढ़ने का ही काम था। रोज एक न एक बार वे जरूर सोचती कि अरुण के आने पर तुरंत ही वे एक अच्छी सी लड़की देखकर उसका विवाह कर देंगी। उनकी आंखों के सामने हमेशा एक दृश्य बार बार आया करता कि भारी बनारसी साड़ी पहनकर उनकी बहू दरवाजे में खड़ी है और उन्होंने उसके आगे वही रेशमी कपड़ा फैला दिया है जिस पर पाँव रखकर वे आई थी, और बहू अपने सुंदर पैरों की छाप उसके ऊपर अंकित करते हुए घर में आकर घर के मंदिर के अंदर जा रही है दर्शन करने के लिए। बरसों के बाद इस घर में बेटा और बहू यानी दूल्हा दुल्हन जोड़ी से बैठकर भगवान की पूजा करने वाले थे। बहू का सुंदर रूप, शर्मीली आंखें देख देख कर राधा जीजी की आंखों के आगे बार बार अरुण के विवाह का प्रसंग नाच उठता। उनके कल्पना में बहू गोरे रंग की, बादामी रंग की आंखों वाली और सुंदर रेशमी बालों वाली लड़की के रूप में ही आती थी। अब तो अरुण को आने में बस 1 ही महीना शेष था। राधा जीजी के मन पर छाया हुई थकान अब साफ हो गई थी और बिल्कुल युवावस्था का उत्साह उनके अंदर भर गया था। ऐसे आराम से बैठे रहकर मुझे कैसे चलेगा। 2 वर्ष बाद में मेरा लाडला बेटा वापस आने वाला है। उसके आते ही इस घर में फिर से खुशी के फूल खिलने वाले थे। मन ही मन उन्होंने पाठक जी की मीना को पसंद करके रखा था। देर थी तो अरुण के यहाँ आकर उसे देखकर स्वीकृति देने की। तब इस घर के आगे भी शहनाई बजेगी। काफी वर्षों के बाद में पूजा भी रखी जाएगी। अपने नाजुक पाँव से बहू लक्ष्मी घर में प्रवेश करने वाली थी। राधा जीजी ने अरुण को कई पत्रों में अपनी बहू के रूप में किस तरह की लड़की उन्हें चाहिए इस बात का वर्णन कई बार किया था और ये भी बताया था कि पाठक जी की मीना बिल्कुल उनके सपनों की बहू रानी है। उनके पिछले पत्र का उत्तर आज अरुण ने भेजा था। कितनी उत्कंठा से राधा जीजी ने वो पत्र खोला था, लेकिन पत्र पढ़ते ही उनका सारा उत्साह बिखर गया था, जैसे अभी उनके सामने स्टोव पर रखा हुआ दूध बिखर रहा था। शून्य मन से वे रसोई में बैठी हुई थी। अरुण ने लिखा था, माँ तुम्हारा पत्र मिला। बहुत समय से सोच रहा था कि तुम्हें लिखूंगा, लेकिन कैसे लिखूं यही समझ में नहीं आ रहा था। माँ तुम्हारे लिए बहू मैंने पहले ही पसंद करके रखी है यहाँ पे। लड़की बिल्कुल जैसे तुमको चाहिए वैसी ही है। गोरी है, बादामी आंखों वाली है और सुंदर बालों वाली है। उसका नाम रेबेका है माँ। इस पत्र के साथ मैं तुम्हें उसका फ़ोटो भी भेज रहा हूँ, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी वो। अरुण ने आगे लिखा था कि माँ ऐसे तो मेरी इच्छा थी कि वहाँ भारत में आकर ही विवाह करने की, लेकिन रेबेका के पेरेंट्स का कहना ये था कि भारत में पहुँचने से पहले ही शादी यहाँ हो जाए। इसलिए अगले हफ्ते में हम दोनों की शादी होना तय हुआ है। उसके बाद मैं उसे लेकर तुरंत ही तुम्हें मिलने के लिए आऊँगा। अगले शुक्रवार को हम दोनों वहाँ पहुँच जाएंगे। तुम्हें मिलने के लिए आतुर हो रहा हूँ मैं। राधा जीजी बार बार पत्र को पढ़ती जा रही थी और उनकी आंखें पत्र पढ़ते पढ़ते आंसू की वजह से धुंधली हो जा रही थी। उनका उत्साह पल पल में खत्म होता जा रहा था। मेरे अरुण ने विवाह तय कर लिया, वो भी मुझसे न पूछे, और वहाँ से वह विवाह कर कर पत्नी को लेकर यहाँ आएगा। इतना कैसे बदल गया अरुण। नहीं तो हर छोटी छोटी बात के लिए भी वो मुझसे पूछा करता। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी। क्या ये बात उसे समझ में नहीं आई, या उसने जानबूझकर अनदेखा कर दिया है मेरा कहना। पत्र में लिखा है कि बिल्कुल जैसी तुम्हें चाहिए थी वैसी बहू। राधा जीजी ने फिर से फोटो हाथ में उठाकर देखा। अरुण के गले में दोनों बाहें डाले और घुटनों से ऊपर तक फ्रॉक पहने, खुले बाल और आंखों पर काला चश्मा। अरुण के गले में बाहें डाले ये खड़ी है लड़की, क्या ये मेरे सपनों की बहू है? वैसे रूप रंग तो वैसा ही दिख रहा है जैसा कि मेरे सपनों की बहू रानी थी, माना, लेकिन क्या ये इस तरह की छोटा सा फ्रॉक पहनी हुई लड़की मेरी बहू? फिर मेरे सपनों की जो बहू रानी है
बनारसी साड़ी पहने हुई शर्मीली नज़रों से अरुण की तरफ देखती हुई, वो कौन है फिर? मेहंदी लगे हुए हाथों से अपनी साड़ी संभालते हुए, नाजुक लाल पाँव के पद छाप अंकित करती हुई मेरे घर में प्रवेश करने वाली बहू रानी, उसका क्या होगा? ये लड़की कैसे अरुण के साथ पूजा में बैठेगी? राधा जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और सूझ भी नहीं पड़ रहा था। अब एक हफ्ते के बाद में उनका लाडला बेटा उनके सामने होगा, लेकिन जितनी खुशी होनी चाहिए थी राधा जी को हो ही नहीं रही थी। धीरे धीरे पूरा सप्ताह बीत गया। आज अरुण आने वाला है, लेकिन राधा जी के घर में एकदम शांति है, बल्कि उदासी है। उनका एक मन खुशी से नाच रहा था, तो दूसरा मन नई बहू का स्वागत किस तरह से करना है इस विचार में पड़ा हुआ था। इतने दिनों के बाद में बेटा आने वाला था, वो कब आएगा, कितने बजे आएगा, ये कुछ भी उन्हें मालूम नहीं था। अरुण ने बताया ही नहीं था। राधा जी सुबह 5 बजे उठ गई थी। उनका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। कब आएगा अरुण? कैसे दिखने लगा होगा वो? क्या आते ही दौड़कर आकर मेरे गले लग जाएगा या मेरे चरण स्पर्श करेगा? मैं भी क्या सोचने लगी, उसके साथ आने वाली उस विदेशी लड़की उस पर हंस पड़ेगी अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो। लेकिन 2 वर्ष के बाद में अरुण को मैं सामने देखूंगी तो मैं उसे अपने गले से लगाए बिना कैसे रह पाऊंगी? लेकिन ऐसा करना क्या अरुण को अच्छा लगेगा? पता नहीं। मेरा लाडला अरुण बदल गया है, सोच सोच कर राधा जी का दिल टूटे जा रहा था। वे ऐसे ही शून्य नज़र से खाली मन से बैठी थी। वैसे आज उनकी बहू रानी घर में आने वाली थी, तो उन्होंने कैसे उत्साह में भरकर घर में सारी तैयारी करनी चाहिए थी। उन्हें खुद के विवाह का दिन याद आया। रात 11 बजे के बाद में बारात घर में पहुंची थी। अनजान लोग और अपरिचित वातावरण में राधा जी एकदम घबराई सी, शर्माई सी घर के देहरी में खड़ी थी। देहरी से लेकर तो घर के मंदिर तक सफ़ेद रेशमी कपड़ा बिछाया हुआ था। चांदी के थाल में कुमकुम घोल के रखा गया था। सासू माँ बड़े चाव से उनका चेहरा देख रही थी। मेहंदी रंगे हाथों से राधा जी अपनी बनारसी साड़ी संभालती हुई चांदी के थाली में रखे कुमकुम जल के ऊपर उस रेशमी वस्त्र पर चलती हुई मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची। बाद में किसी दिन उनकी सासू माँ ने उनसे कहा था, राधा, ये रेशमी कपड़ा बहुत संभाल के रखना। इस घर की बहू लक्ष्मी जब इस घर में आती है पहली बार, तब इसी कपड़े के ऊपर अपने पाँव की छाप अंकित करते हुए घर में आती है। आज तुम आई हो, कल तुम्हारी बहू आएगी, कल मैं भी ऐसी आई थी। सासू माँ के ये शब्द कानों में गूंजते ही राधा जी एकदम उठ खड़ी हुई। संदूक खोलकर उन्होंने वह सफ़ेद रंग का रेशमी वस्त्र बाहर निकाला। हल्के हाथों से उसको सहलाया। आज इतने वर्षों बाद इस घर की बहू लक्ष्मी घर में आ रही थी, अपने लाल पाँव की छाप अंकित करते हुए। मैं इतनी देर तक ऐसे कैसे आराम से बैठे रह गई? वे झटपट उठकर अंदर गई, चांदी की थाल निकाल ली, उसे साफ मांझ कर चमकाया और उसमें कुमकुम फैला कर रख दिया। उनकी आंखों के सामने बहू रानी खड़ी दिखाई दे रही थी उन्हें, रेशमी साड़ी पहने हुए, मेहंदी लगे हाथों के साथ, लाल लाल कदमों से उस रेशमी वस्त्र पर चलती हुई, शर्मीली आंखों से पति की तरफ देखती हुई। राधा जी अपलक देखती रह गई और घर में आती हुई बहू लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए एकदम आगे बढ़ी और उसी क्षण वे रुक गई। घर का दरवाज़ा तो बंद ही था। वह रेशमी वस्त्र अभी भी वैसा का वैसा था। राधा जी को भ्रम हो गया था। उनके सामने फोटो में देखी हुई बहू रानी दिखाई दी, घुटनों से ऊपर तक का फ्रॉक पहने, बॉब कट बालों में और अरुण के गले में बाहें डाले हुए। ये बहू है मेरी, क्या मैं इसके लिए सारी तैयारी कर रही हूँ? वह तो ऊंची हड्डी की चप्पल पहन के घर में आ जाएगी, शायद चप्पलें बाहर भी नहीं उतारेगी और इस सफ़ेद झक रेशमी कपड़े के ऊपर ऐसे ही चलती आ जाएगी। और शायद अरुण उसकी तरफ बड़े प्यार से देखता बैठेगा। कौन बताएगा उसे कि कैसे आना है घर में? वो ऐसे ही घर के मंदिर तक चली जाएगी तो भगवान का कितना अपमान हो जाएगा।
राधा जी का उत्साह फिर खत्म हो गया। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। सोचा दरवाज़ा खुला ही रहने दो, जब आएगा तब आएगा अरुण और उसके साथ वो। मैं तो रसोई से बाहर ही नहीं आऊँगी उसका स्वागत करने के लिए। ऐसी कैसी बहू। ताव खाते हुए उन्होंने चांदी की थाली अंदर ले जाकर रख दी। दरवाजे से मंदिर तक बिछाया हुआ रेशमी वस्त्र वे उठाकर उसे अंदर रखने के लिए जा ही रही थी कि तभी उन्हें आहट लगी। उन्होंने चौंक कर देखा, दरवाजे में तो बहुलक्ष्मी खड़ी थी, गोरी गोरी बादामी आंखों वाली, बनारसी शालू पहने हुए, कंधों पर जरीदार शॉल डाले हुए। राधा कुछ क्षण के लिए मंत्रमुग्ध सी उसकी तरफ देखती रह गई। फिर उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ने वाली थी। इतने में उन्हें याद आया कि ये सब उनकी नज़रों का धोखा है, भ्रम है। सुबह से कितनी बार तो यही इसी तरह का भ्रम उन्हें हो चुका था। एक सांस लेते हुए वे भारी मन से अंदर जाने के लिए मुड़ी कि इतने में माँ ऐसी आवाज़ सुनाई दी। अरे ये तो आवाज़ मेरे अरुण की है, या ये भी भ्रम है मेरे कानों को। उनका दिल धड़कने लगा। अगर सच में अरुण आया हो तो उसके साथ में वो भी होगी। धड़कते दिल से उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वे देखती ही रह गई। दरवाजे में उनका लाडला बेटा खड़ा था और उसके साथ ही खड़ी थी वह, उनकी कल्पना के अनुरूप गोरी गोरी बादामी रंग की आंखों वाली और भारी बनारसी साड़ी पहने हुए। कुछ घबराई कुछ शर्माई नज़रों से वह राधा जी की तरफ देख रही थी। राधा जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं बैठ रहा था। ये अमेरिकन लड़की इस साड़ी में, वह ऐसी भारतीय वधू के रूप में अपने घर में प्रवेश करेगी, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। अरुण उसकी तरफ झुककर धीमी आवाज़ में उसे कुछ बता रहा था। तब वह सलज्ज मुस्कान के साथ में राधा जी के पास आने के लिए कदम उठाकर अंदर आने को हुई। रुको बहुलक्ष्मी, वहीं रुको, वे एकदम से बोली। उनकी आवाज़ से दरवाजे में खड़ी लड़की खड़ी की खड़ी रह गई। राधा जी तुरंत दौड़ती हुई अंदर गई और चांदी का थाल जिसमें उन्होंने कुमकुम भर के रखा था वो उठाकर ले आई। फिर बहू के सामने वह रेशमी वस्त्र बिछाया। सीधे मंदिर तक वह पहुंच रहा था। फिर उस रेशमी वस्त्र के ऊपर उन्होंने वो चांदी का थाल रख दिया। अरुण ने उसके कान में धीमी आवाज़ में बताया कि उसे क्या करना है। राधा जी देख रही थी। लड़की ने किसी तरह से दोनों मेहंदी लगे हाथों से अपनी साड़ी संभाली हुई थी। फिर वो चांदी की थाल में अपना एक एक पग डुबाती हुई लाल कदमों की छाप छोड़ती हुई मंदिर की तरफ चली। लाल कदमों की छाप सफ़ेद रेशमी कपड़े पर अंकित होती जा रही थी। राधा जी भरे मन और तृप्त हृदय से उसकी तरफ लक्ष्मी के पग चिन्हों को देखती जा रही थी। अभी आप सुन रहे थे कहानी बहुलक्ष्मी। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।